हेलो। देखिए तो आवाज़ एक बार। हेलो। 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 देखिए आपका भाई न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिखवाया जा रहा था और उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपका चार्टर में प्रावधान है वह लिखवाया गया। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना भी एक अलग संविधान है और जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग संविधान है या अलग चार्टर है, अब उसको लिखवाना है। यानी कि अब जो हम लिखवाएंगे न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, वह संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं दिया गया है, बल्कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अलग आपका कानून है और उस कानून को अब लिखवाया जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो कम से कम शुरुआती दौर में एक लाइन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कह रहा है वाक्य में कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का। तीनों अलग अलग हैं, तीनों के अनुच्छेद अलग हैं। ये तो अब जो लिखवाया जा रहा है वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि। हेडिंग पेज चेंज कर दीजिएगा, ना हो तो पेज ही चेंज कर दीजिए ताकि आपका लगे कि हाँ नया लिखवाया जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका है। लिख लीजिए, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि। संविधि को आपका चार्टर भी कहा जाता है। चार्टर या विलेख भी कहा जाता है या कभी काल घोषणा पत्र भी कहा जाता है। माने चार्टर इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में घोषणा पत्र भी कहते हैं, विलेख भी कहते हैं और हिंदी में संविधि भी कहते हैं। तो ये नहीं कि हम संविधि आ जाए और घोषणा पत्र, तो भाई तीनों शब्द हम लिखवा दिए। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का, अभी सामान्य बातें लिखिए, अभी अनुच्छेद इसके बाद लिखवाया जाएगा। एरो बनाकर लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का यही एक अंग है जिसका अपना अलग संविधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यही एक अंग है। अब ऊपर हेडिंग लिखवा दी गई है, बार बार लिखवाया नहीं जाएगा। न्यायालय का नाम यही एक अंग है जिसका अपना अलग संविधान है। संविधान माने चार्टर है, संविधान है जिसमें कुल 5 अध्याय तथा कुल 70 अनुच्छेद हैं। जिसमें कुल 5 अध्याय तथा कुल 70 अनुच्छेद हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखे, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, लिखिए इसमें आपका, यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग होगा। भाई ऊपर देखिए, फिर एक बार बताया जाए, हेडिंग लिखवा दी गई है उसी न्यायालय को। यह न्यायालय मतलब कि जो ऊपर हेडिंग लिखवाई गई। देखिए, यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग होगा तथा इस संविधान के अनुसार गठित होगा तथा इस संविधान के अनुसार गठित होगा एवं
कार्य करेगा, एवं कार्य करेगा। आइए अब हेडिंग डालिए अध्याय 1, यानी कि अनुच्छेद अध्याय में किसी नहीं है। अनुच्छेद 1 जो है वह बिना अध्याय के हैं। इसके बाद लिखिए अध्याय 1, हेडिंग डालिए न्यायालय का गठन। हेलो, हेलो, देखिए तो आवाज तो हेलो, हेलो, आ रहे हैं ना? देखिए आपका लिखिए भाई अध्याय 1, हेडिंग डालिए न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 2 से लेकर 33 तक। अध्याय 1 न्यायालय का गठन, आर्टिकल 2 से लेकर 33 तक। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई, लिखिए अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2, हेडिंग डाल लीजिए न्यायालय का गठन तथा न्यायाधीशों की योग्यता। यहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। हेडिंग डालिए न्यायालय का गठन तथा न्यायाधीशों की योग्यता। अगर आप भारत में कोरिलेट करना चाहते हैं तो आप कोरिलेट कहीं अलग से कर सकते हैं कि भारत में भी उच्चतम न्यायालय के बारे में ये प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद भारत के संविधान के आर्टिकल 124 में। मैंने अलग से कोरिलेट करना हो तो करिएगा, उसमें ना करिएगा, अलग से कहीं लिखिए भाई। आपका फिर एक बार देखिए अध्याय 1 पढ़ाया जा रहा है। अब आपका न्यायालय का गठन, और मैंने अध्याय 1 में न्यायालय का गठन है, इसमें अनुच्छेद 2 हमने लिखवाया कि न्यायालय का गठन और न्यायाधीशों की योग्यता। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह न्यायालय स्वतंत्र न्यायाधीशों का निकाय होगा या बॉडी होगा। हम कह सकते हैं बॉडी भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें स्वतंत्र न्यायाधीश होंगे। यह न्यायालय स्वतंत्र न्यायाधीशों का निकाय होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए न्यायाधीशों की योग्यता। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, न्यायाधीशों की योग्यता अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन योग्यता होनी चाहिए। 3 मैं लिखवाऊंगा और इसके बाद आएगा उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी मारना है। लेकिन जो उलझाऊ क्वेश्चन आया हुआ है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए कौन योग्यता आवश्यक नहीं है, तो समस्या क्वेश्चन ये करेगा कि जो हम 3 आपका योग्यता लिखवाएंगे, इसके एक योग्यता बाहर लिखी रहेगी कंपटीशन में। तो भाई जब तक तीनों याद न हो ये पकड़ना मुश्किल है कि कौन योग्यता नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन खतरनाक होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपका तीनों योग्यता हर हाल में क्या होनी चाहिए याद।
लिखिए पहला फर्स्ट, उच्च नैतिक चरित्र का होना चाहिए। उच्च नैतिक चरित्र का होना चाहिए। सेकंड लिखिए अपने देश में उच्च न्यायिक पदों पर अपने देश में उच्च न्यायिक पदों पर नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। तीसरा लिखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में माने हुए न्यायिक परामर्शदाता हो। माने हुए माने विख्यात, माने हुए ना है तो लिख लीजिए प्रसिद्ध। माने हुए का यहाँ मतलब हुआ प्रसिद्ध। माने हुए न्यायिक परामर्शदाता हो। यानी कि इसको हम कहते हैं ना है तो लिख लीजिएगा प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो या विख्यात विधिवेत्ता। माने हुए का मतलब बताया जा रहा है फेमस जूरिस्ट हो। भाई ना है तो उसको पोस्ट में लिख लेना है वहीं आगे। अब आइए आपका अनुच्छेद 3 देखा जाए। लिखिए न्यायाधीशों की संख्या। यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अनुच्छेद 3 न्यायाधीशों की संख्या। और मैं लगातार 10 बार बताया होऊंगा कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जज कितने होते हैं, तो 15। लिखिए अधिकतम 15 जज होंगे तथा एक राज्य का केवल एक जज होगा। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। अधिकतम 15 जज होंगे तथा एक राज्य का केवल एक जज होगा। माने एक देश का एक से अधिक नहीं हो सकता, एक जज होगा। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए यदि एक से अधिक राज्य की। पैराग्राफ चेंज करके इसी अनुच्छेद में लिखना है यदि एक से अधिक राज्य की वह राष्ट्रीयता रखता हो, माने डबल सिटीजनशिप रखता हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक से अधिक राज्य की वह राष्ट्रीयता रखता हो तब उसे उस राज्य की राष्ट्रीयता वाला तब उसे उस राज्य की राष्ट्रीयता वाला समझा जाएगा। जिसमें सामान्यतः वह नागरिक और राजनैतिक, यानी कि सिविल एंड पॉलिटिकल, नागरिक एवं राजनैतिक यानी कि सिविल एवं पॉलिटिकल अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसको आप चाहें तो फिर भारत से जोड़ सकते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, अभी पूछा भी गया था। तो 34। माने आपका CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सहित माने उनको ऐड करते हुए, तो कहीं कोरिलेट करना है तो आपका अलग से कर सकते हैं, कहीं आपका दाएं बाएं जगह रखे रहिए ताकि वहाँ इंडिया के बारे में भी एक एक शब्द क्या किया जाए। इससे ये रहेगा कि आपका भारत का संविधान भी तैयार होता रहेगा और न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी। अगला लिखिए भाई अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 लिखिए, न्यायाधीशों का निर्वाचन यानी कि इलेक्शन ऑफ, ये इलेक्शन, न्यायाधीशों का निर्वाचन या न्यायाधीशों का चुनाव, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है यूपीजे में, जीएस में तमाम जगह बनता है। लिखिए, न्यायाधीशों का निर्वाचन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये हेडिंग थी। लिखिए, न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में यानी कि परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट, इसको कहते हैं अस्थाई विवाचन न्यायालय या अस्थाई माध्यस्थम, माध्यस्थम को विवाचन भी कहते हैं। अगर न समझ में आए तो आप लिख सकते हैं, एक दो बार विवाचन न्यायालय दिया है। अस्थाई अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में राष्ट्रीय समूहों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की, राष्ट्रीय समूहों द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों की सूची में से किया जाता है। सूची में से किया जाता है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बना है आपका जे में, वो ये बना है, फिर एक बार हम बताते चल रहे हैं। क्वेश्चन ये बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ से चुने जाते हैं। तो आपका कहाँ से आते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं, तो आपका बताया गया था कि देश अपने व्यक्तियों का नाम भेजते हैं। अब ये समस्या है कि कहाँ नाम भेजते हैं, यानी कि कहाँ से चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपका एक जवाब रहेगा आपका अस्थाई विवाचन न्यायालय से या अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय से। फिर यहाँ आपका एक बार क्वेश्चन बना है, कल लिखवाया भी गया था कि अस्थाई विवाचन न्यायालय कब बना, तो 1899 में बना था, हेग शांति सम्मेलन। देखिए कल जो लिखवाया गया था शुरुआती दौर में ही ये लिखवाया गया था। 3 न्यायालय लिखवाए गए थे, एक अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय 1899, फिर आपका 1920 में राष्ट्र संघ के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 के तहत गठित हुआ न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक लाइन अलग से लिखिए, न्यायाधीश कहाँ से आते हैं। भाई क्वेश्चन भी यही बनाते रहिए, न्यायाधीश कहाँ से आते हैं। अगर ये क्वेश्चन दे ऑप्शन में तो आप एक ऑप्शन ढूंढिएगा। लिखिए, न्यायाधीशों का चुनाव अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में से किया जाता है। यानी कि अगर आपका, फिर एक बार देखिए, लोग गलत करके आ जाते हैं कि न्यायाधीश कहाँ से आते हैं, 4 ऑप्शन देगा, तो आपका जवाब होना चाहिए बस एक लाइन, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट।
अब तुरंत आप अगर चाहें तो ये दिखा सकते हैं, वहीं लिख लेना चाहिए कि ये जो न्यायालय है ये कब स्थापित हुआ था, ये भी यूपीजे में आ चुका है। तो आपका जवाब रहेगा 1899। यानी कि जो हम अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय लिखवाए हैं, कम से कम उसी के आगे पोस्ट में लिख लीजिए, ताकि फिर एक बार लिखवा दिया जाए कि यह न्यायालय 1899 में हेग शांति सम्मेलन के द्वारा गठित हुआ। ये क्वेश्चन भाई फिर एक बार बताया जा चुका है, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। हेग शांति सम्मेलन, वैसे कल भी हम लिखवाए थे। आइए अनुच्छेद 5 लिखिए। अनुच्छेद 5 हेडिंग डालिए नाम निर्देशन। नाम निर्देशन लिखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव न्यायाधीशों के चुनाव के संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव न्यायाधीशों के चुनाव के 3 मास पूर्व 3 मास पूर्व राष्ट्रीय समूह के सदस्यों से राष्ट्रीय समूह के सदस्यों से अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में अस्थाई माध्यस्थम न्यायालय में नाम भेजने का अनुरोध करेंगे। नाम भेजने का अनुरोध करेंगे। आइए बैठिए, इधर आगे आ जाइए। अनुरोध करेंगे, पैराग्राफ चेंज करिए। एक समूह, समूह माने राष्ट्रीय समूह, कुछ देशों का ग्रुप बनाया गया है। एक समूह अधिकतम 4 व्यक्तियों का नाम भेज सकता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, भाई पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। कुछ नए क्वेश्चन बनाइए, लिखिए। समूह न लिखना तो भाई पूरा वाक्य लिख सकते हैं। एक राष्ट्रीय समूह अधिकतम 4 व्यक्तियों का नाम भेज सकता है, लेकिन एक देश माने लेकिन एक राष्ट्र अधिकतम 2 व्यक्तियों का ही नाम भेज सकता है। एक राष्ट्र अधिकतम 2 व्यक्तियों का ही नाम भेज सकता है, लेकिन जितने पद भरे जाने हैं लेकिन जितने पद भरे जाने हैं उनके 2 गुने से अधिक उनके 2 गुने से अधिक नामों को नहीं भेजा जाएगा। नहीं भेजा जाएगा। अगला ये आपका अनुच्छेद 6 छोड़ दीजिएगा, अनुच्छेद 7 लिखिए। 7 6 छोड़ दीजिएगा। अनुच्छेद 7 लिखिए महासचिव इन नामों का
वर्ण क्रमानुसार महासचिव इन नामों का, यानी कि जो गए हैं नाम देशों से, नामों का वर्ण क्रमानुसार यानी कि अल्फाबेटिकल वर्ण क्रमानुसार सूची तैयार करेंगे, सूची तैयार करेंगे माने लिस्ट तैयार करेंगे तथा उस सूची को सुरक्षा परिषद एवं महासभा को भेजेंगे तथा उस सूची को सुरक्षा परिषद एवं महासभा को भेजेंगे। अगला लिखिए अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 लिखिए सुरक्षा परिषद तथा महासभा पृथक पृथक कार्यवाही करेंगे। सुरक्षा परिषद तथा महासभा पृथक पृथक कार्यवाही करेंगे। अगला लिखिए अनुच्छेद 10 से क्वेश्चन फिर बनता, अंडरलाइन करते रहे जो बताया जाए। आर्टिकल 10 से फिर क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, बना भी है। लिखिए भाई आपका न्यायाधीशों का निर्वाचन, अब वोटिंग होगी, इलेक्शन। न्यायाधीशों का निर्वाचन लिखिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा एक ही समय में पृथक पृथक मतदान होता है। ये जरूर याद रखिए, जे में आ चुका है। पृथक पृथक मतदान होता है तथा जो अभ्यर्थी यानी कि जो व्यक्ति तथा जो अभ्यर्थी दोनों में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, दोनों में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, वे निर्वाचित होते हैं, वे निर्वाचित होते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन बना कि इनका चुनाव कैसे होता है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, एक साथ वोटिंग होगी, महासभा भी वोट करेगी, सुरक्षा परिषद, और दोनों में जो विजयी व्यक्ति हो जाएगा जिसकी लिस्ट में नाम है वही जज बन जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे इसमें, ऐसे मतदान में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, ऐसे मतदान में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों एवं अस्थायी सदस्यों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों एवं अस्थायी सदस्यों में कोई विभेद नहीं किया जाएगा। कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य नकारात्मक मत देता भी है तो उसका वीटो नहीं माना जाएगा, और अगर कोई भी सदस्य आपका
रजामंद हैं 15 में से, तो ये प्रस्ताव पास होगा। मैंने अस्थायी सदस्यों को यहाँ कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है चुनाव में। अगला इसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, अभी आर्टिकल 10 ही चल रहा है। यदि एक ही राज्य के एक से अधिक नागरिकों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि एक ही राज्य के एक से अधिक नागरिकों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यदि एक ही राज्य के एक से अधिक नागरिकों को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, तब कौन निर्वाचित माना जाएगा। मान लीजिए भारत के दो लोगों का नाम गया और दोनों लोगों के पक्ष में बहुमत की वोटिंग हो गई, दोनों लोग जीत गए, तो भाई कौन निर्वाचित माना जाएगा। क्योंकि अभी हमने लिखवाया एक देश के कितने व्यक्ति होंगे, केवल एक। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन बना देगा कि सुरक्षा परिषद निर्धारित करेगी, महासभा करेगी, वह देश करेगा, और अंत में दे देगा जो एज में बड़ा हो, जो आयु में बड़ा हो। तो कौन निर्वाचित माना जाएगा, जो आयु में क्या हो, बड़ा। उसको लिखिए, वाक्य कहाँ तक लिखे हैं देखिए तो थोड़ा, हाँ तब से लिखवाना ना, तब ऐसी दशा में, तब ऐसी दशा में जो आयु में बड़ा होगा वह निर्वाचित माना जाएगा। जो आयु में बड़ा होगा वह निर्वाचित माना जाएगा। आइए आपका अनुच्छेद 11 लिखिए, निर्वाचन के लिए बैठक, हेडिंग डाल लीजिए, निर्वाचन के लिए बैठक। लिखिए, यदि प्रथम बैठक में एक से अधिक स्थान खाली रह जाएं, यदि प्रथम बैठक में एक से अधिक स्थान खाली रह जाएं, तब दूसरी और तीसरी बैठक बुलाई जा सकती है। तब दूसरी और तीसरी बैठक बुलाई जा सकती है। ये न अभी इस माने ये क्वेश्चन अभी कभी भी बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। कुछ नए क्वेश्चन भी कवर करना है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद की कितनी बार अधिकतम बैठक हो सकती है। तो अधिकतम कितना लिखवाया गया, 3। भाई कितनी बार हो सकते हैं अधिकतम, 3 बार। इसको अलग से भी लिखिए, अलग से एरो बनाकर लिखिए। लिखिए, न्याय के न्यायाधीशों के निर्वाचन हेतु, एरो बनाकर अलग से लिखिए, न्यायाधीशों के निर्वाचन हेतु महासभा तथा सुरक्षा परिषद की अधिकतम 3 बार बैठक हो सकती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है। अधिकतम 3 बार बैठक हो सकती है। अनुच्छेद 12 लिखिए, अनुच्छेद 12 लिखिए। लिखिए, यदि तीसरी बैठक के बाद भी, यदि
तीसरी बैठक के बाद भी कोई स्थान खाली रह जाता है, कोई स्थान खाली रह जाता है, तब ऐसी दशा में एक 6 सदस्यीय समिति बनेगी। ऐसी दशा में एक 6 सदस्यीय समिति बनेगी, जिनमें 3 सदस्य सुरक्षा परिषद के होंगे, जिनमें तीन सदस्य सुरक्षा परिषद के होंगे तथा 3 सदस्य महासभा के। इसके द्वारा नामों का चयन करके सुरक्षा परिषद और महासभा को लिखिए इसी में, इसके द्वारा नामों का चयन करके सुरक्षा परिषद तथा महासभा को भेजा जाएगा। यदि इसके बावजूद भी सीट खाली रह जाती है, यदि इसके बावजूद भी सीट खाली रह जाती है, तब न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को स्वयं जजों का निर्वाचन के लिए नाम भेजा जाएगा। अब न्यायालय को दे दिया जाएगा। इसके बाद वाक्य एक बार बोलिए तो स्वयं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को नाम भेजा जाएगा। हो गया नहीं है, भेजा जाएगा। यदि न्यायालय के न्यायाधीशों का मत भी बराबर हो जाए, यानी कि लास्ट तक हमें चलना है, माने आधा लोग कह रहे हैं कि ये, आधा लोग कह रहे हैं बराबर हो गया, तो वही आपका पूछा जाता है कि निर्णायक मत कौन देगा। तो लिखिए इसी में, यदि न्यायाधीशों का मत भी बराबर हो जाए, तब ऐसी दशा में आयु में ज्येष्ठतम न्यायाधीश निर्णायक मत देने का हकदार होगा। आयु में ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम भी हम कह सकते हैं। आयु में ज्येष्ठतम न्यायाधीश निर्णायक मत यानी कि रेफरी का काम करेगा, निर्णायक मत देने का हकदार होगा। अब लिखिए अनुच्छेद 13 कार्यकाल, यानी कि कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। लिखिए अनुच्छेद 13 कार्यकाल। लिखिए न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा, और ये बताया जा चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा,
यानी एक बार चुन लिए गए तो कितना दिन तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहेंगे? 9। इन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, यानी कि 9 वर्ष के बाद भी इन्हें पुनः चुना जा सकता है। देखिए, अभी आपका दलबीर भंडारी के बारे में पूछा गया था उत्तराखंड में क्वेश्चन, कि दलबीर भंडारी जो हैं भारत के जस्टिस, वो दोबारा निर्वाचित हुए हैं और उनका कार्यकाल पूछा था, तो 2027 तक है। यानी कि कब तक है? अब 2027 तक। आपका यानी कि भारत का कौन सा वह व्यक्ति है जो दूसरी बार न्यायाधीश चुन लिया गया 9 साल के लिए? और तो आपका दलबीर भंडारी। और एक और इसमें करंट में याद रखना है कि दलबीर भंडारी जी को न्यायालय का अध्यक्ष भी चुना गया है। इसको कहीं अलग से लिख लीजिए, भाई यहाँ तो नहीं, लेकिन इसी में कहीं अलग से ऐड कर लीजिए लिखते समय ही। आपका कि पहला लिखना है कि भारत के दलबीर भंडारी दूसरी बार न्यायाधीश चुने गए हैं। कार्यकाल इन लिखिए, उसके बाद कार्यकाल लिखवाया जाए। कौन दूसरी बार चुने गए हैं? दलबीर भंडारी। उत्तराखंड जे में कार्यकाल पूछा था, तो आपका 2027 तक। भाई 2000 कब तक ये रहेंगे? 2027। और एक और इनकी विशेषता है, अध्यक्ष। यानी कि आपका करंट में पूछ सकता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष इस समय कौन है? तो भारत के दलबीर भंडारी। अध्यक्ष भी लिख लीजिए कहीं शॉर्टकट में। कार्यकाल, अब इसके बाद आपका बताया गया, लिखिए प्रत्येक 3 वर्ष पर। भाई लिखिए आगे इसी में, अभी इसी अनुच्छेद में, प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश पदमुक्त होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश पदमुक्त होते हैं तथा 5 न्यायाधीश नए चुने जाते हैं। ये भी यूपी जे में आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। मैंने 5 न्यायाधीश रिटायर हुए तो का 5 न्यायाधीश क्या हुआ? नए चुन लिए गए। आपका अगला लिखे, कोई न्यायाधीश, इसी में लिखना है भाई, कोई न्यायाधीश अपना त्याग पत्र न्यायालय के अध्यक्ष को देता है। ये क्वेश्चन आ चुका, अंडरलाइन करिएगा। कोई न्यायाधीश अपना रिजाइन या त्याग पत्र या इस्तीफा न्यायालय के अध्यक्ष को देता है तथा अध्यक्ष इस त्याग पत्र को महासचिव को संबोधित करते हैं। महासचिव को संबोधित करते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ 2 बनता है। पहला क्वेश्चन, कोई न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देता है? महासचिव को, न्यायालय के अध्यक्ष को, महासभा को, और इनमें से कोई नहीं तो अध्यक्ष को। किसको देता है? अध्यक्ष उसकी सूचना किसको देते हैं? महासचिव को। और जैसे ही महासचिव के पास सूचना पहुंची, वैसे ही आपका न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया। अगला लिखिए भाई, आपका अनुच्छेद 13 हो गया, तो अनुच्छेद 14 लिखिए। अनुच्छेद 14,
यदि कोई न्यायाधीश छोड़ दीजिए, अनुच्छेद 14 उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपका, 15 भी महत्वपूर्ण नहीं है, 16 लिखिए भाई, काट दीजिए इसको, 16 लिखिए। अनुच्छेद 16 लिखिए, न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा और न ही वह कोई अन्य व्यावसायिक कार्य करेगा, और न ही वह कोई अन्य व्यावसायिक कार्य करेगा। अगला लिखिए, अनुच्छेद 17 लिखिए, न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी मामले में न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश किसी मामले में एजेंट यानी कि अभिकर्ता, एजेंट कामा दीजिए परामर्शदाता यानी कि विधिक सलाह देना, परामर्शदाता यानी कि विधिक सलाह, परामर्शदाता अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, अथवा देखिए अनुच्छेद आपका 17, न्यायालय का कोई भी सदस्य किसी मामले में अभिकर्ता यानी कि अब किसी का एजेंट ही नहीं करेगा, न्यायाधीश बन गया तो अब किसी को विधिक सलाह भी न दे, न्यायाधीश का काम करे यानी कि परामर्शदाता नहीं हो सकता, अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा यानी कि अब किसी की ओर से पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि अब न्यायाधीश बन गए तो अब पैरवी बंद। भारत में भी यही नियम है, पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का जब न्यायाधीश बन गए या हाई कोर्ट या कहीं का, तो पैरवी तो नहीं करेंगे अब किसी की, लेकिन रिटायर होने के बाद आप कर सकते हैं। अब कौन कौन कहाँ कर सकता है वहीं पूछा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भारत में कहीं नहीं कर सकता, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश केवल वहाँ अधिवक्ता का कार्य नहीं कर सकता जिन जिन राज्यों का वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है अधिवक्ता का कार्य,
अन्य किसी राज्य में कर सकता है जहां वह जज न रहा हो, लेकिन उस हाई कोर्ट में नहीं करेगा जहां वह एक बार क्या रह चुका हो, जज। तो ये आपका शर्तें हैं। अगला लिखिए भाई आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 आपका बार बार क्वेश्चन बन रहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इस पर आपका ज्यादा क्वेश्चन बना है। लिखिए, हेडिंग डालिए, न्यायाधीशों का पदच्युत किया जाना या न्यायाधीशों का पदच्युत किया जाना, रिमूव किया जाना, रिमूवल ऑफ जज या न्यायाधीशों का पदच्युत किया जाना यानी कि हटाना। यही आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, सतर्क रहना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे पदच्युत किया जाता है। तो 4 ऑप्शन देगा। पहला सुरक्षा परिषद द्वारा, दूसरा महासभा द्वारा, तीसरा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, और चौथा देगा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से। तो क्या मार्क कराएंगे भाई, बताया गया था ना, सर्वसम्मति राय। लिखिए, किसी न्यायाधीश को अन्य सभी न्यायाधीशों की, किसी न्यायाधीश को अन्य सभी न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से उसके पद से हटाया जा सकेगा। सर्वसम्मति राय से उसके पद से हटाया जा सकेगा। अब दूसरा इसमें आपका एक बार टेक्निकल क्वेश्चन ये बना है कि जब सर्वसम्मति राय से प्रस्ताव पास हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 15 जज हैं, एक को हटाना है, तो 14 ने प्रस्ताव के फेवर में मत दिया। 13 ने नहीं, किसने? 14 ने। तो जैसे ही ये प्रस्ताव पास होता है, आपका पूछा गया था पिछली बार ही कि इसकी सूचना कौन किसको देगा। तो इसकी सूचना कौन किसको देगा, तो आपका 2 में विवाद है। आपका जो कंफ्यूजन होगा कि पहला दे देगा कि न्यायालय के अध्यक्ष द्वारा महासचिव को दी जाएगी, और जो दूसरा दिया रहेगा कि न्यायालय के रजिस्ट्रार, लेकिन हिंदी में लिखे रहेगा निबंधक, द्वारा महासचिव को दी जाएगी, और तीसरा दे देगा कि अध्यक्ष द्वारा सुरक्षा परिषद को दी जाएगी। यही सतर्क रहना है। सूचना कौन किसको देगा इसकी कि प्रस्ताव पास हो गया है, तो रजिस्ट्रार द्वारा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि निबंधक द्वारा किसको? महासचिव को। लिखिए, इसकी सूचना, इसकी सूचना माने प्रस्ताव पास होने की सूचना, इसकी सूचना निबंधक द्वारा, पिछली बार यूपीजे में हिंदी में पूछा था, उसको कोष्ट में लिख लीजिएगा रजिस्ट्रार। इसकी सूचना निबंधक द्वारा महासचिव को दी जाएगी। महासचिव को दी जाएगी। यानी कि जैसे ही महासचिव को सूचना दी गई, अब उस आपका न्यायाधीश का पद अब रिक्त हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा यूपीजे में घुमावदार पूछा है, और वह ये पूछा है कि किसी न्यायाधीश को
किस आधार पर हटाया जाएगा। तो आपका आधार पहले सुप्रीम कोर्ट का जानिए, नहीं पहले न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ा दिया जाए, बस एक शब्द में याद रखे। यदि कोई न्यायाधीश आपका अपेक्षित शर्तों का पालन नहीं करता, यानी कि जो शर्तें होनी चाहिए उसका पालन नहीं करता, अर्थात योग्यता नहीं रखता है, या कह सकते हैं कि न्यायाधीश हैं, राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गया, अधिवक्ता का काम करने लगा, कोई व्यापार ही करने लगा, किसी कंपनी का एजेंट बन गया, इसका मतलब कि अब आप न्यायाधीश रहने लायक नहीं रहे। तो एक शब्द याद रखिएगा कि किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो यदि वह अपेक्षित शर्तों की पूर्ति नहीं करता। लिखिए, किसी न्यायाधीश को अपेक्षित शर्तों का पालन न करने के आधार पर, ये इसी अनुच्छेद में है 18 में, देखिए कितना अंदर से एकदम हल्का सा उठा दिया है। लिखिए इसको, तब हम बता रहे हैं। किसी न्यायाधीश को अपेक्षित शर्तों का पालन न करने के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब भारत में भी आप जोड़ सकते हैं, कम से कम दो तो भाई याद ही रखिए, लगातार पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को किस आधार पर। तो दो आधार हैं, या तो प्रूफ मिसकंडक्ट यानी कि साबित या सिद्ध कदाचार, और दूसरा असमर्थता। तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी जज को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो साबित कदाचार इत्यादि न मार दीजिएगा, स्पष्ट लिखवाया गया है कि यदि वह क्या नहीं पूरा करता, अपेक्षित शर्तें। अगला लिखिए, आपका अनुच्छेद 19 लिखिए, विशेषाधिकार या प्रिविलेज, हेडिंग डाल लीजिएगा, विशेषाधिकार या प्रिविलेज। लिखिए, जब न्यायालय के न्यायाधीश, जब न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के कार्य में लगे हुए हों, जब न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के कार्य में लगे हुए हों, तब उन्हें राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। तब उन्हें राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 20 लिखिए, 20, शपथ या ओथ लेना। लिखिए, खुले न्यायालय में ऐसा निर्वाचित सदस्य शपथ लेगा। खुले न्यायालय में, खुले न्यायालय में ऐसा निर्वाचित सदस्य शपथ लेगा अगला लिखिए, अनुच्छेद 21 से भी क्वेश्चन बन चुका है। लिखिए, न्यायालय अपने सदस्यों में से, यानी कि अपने जजों में से
न्यायालय अपने सदस्यों में से, माने कि 15 जजों में से, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन 3 वर्ष के लिए करेगा। 3 वर्ष के लिए करेगा तथा इन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकेगा, यानी कि पुनः अध्यक्ष बन सकते हैं, तथा इन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकेगा। अब देखिए आपका यूपीजे में कैसे घुमा दिया है इसी को। अब घुमा का जो भी आपका दिमाग थोड़ा वहाँ भी स्थिर रखना है। हर एक चीज़ भाई हम भी बता नहीं सकते, आपको भी दिमाग लगाना है। और देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया है। न्यायाधीश कितने होते हैं, तो देखिए आपका दे दिया एक अध्यक्ष और 14 अन्य न्यायाधीश। दूसरा आपका 15 न्यायाधीश। तीसरा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या सही होगा। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य, यही घुमा दिया है। और आपका जो नहीं जानता कि एक उपाध्यक्ष भी होता है, वह 1 और 14 मारकर आ जाएगा। तो तुरंत भारत में जोड़ना है। भारत में सही क्रम क्या है, आपका एक मुख्य न्यायमूर्ति और 33 अन्य न्यायमूर्ति, ये सही क्रम है। यानी कि 34 जज सुप्रीम कोर्ट में है तो एक सीजीआई हो गए और 33 अन्य। लेकिन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 हैं और हम लिखवा दिए कि एक आपका माने अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, तो बचे कितने अन्य, 13। तो इनके अलावा 13 लिखिए उसको भाई, इसको एरो बनाकर अलग से लिखिए। न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य जज होते हैं। इसको अलग से लिख लीजिए। न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 13 अन्य जज होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कितने साल के लिए होता है, तो स्पष्ट इसे अनुच्छेद में लिखवा गया। कितने साल, 3 साल। दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। अगला लिखिए भाई आपका एक लाइन और इसमें जो पूछा जाता है, रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है। लिखिए न्यायालय अपने रजिस्ट्रार की नियुक्ति और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करेगा। लिखिए न्यायालय अपने रजिस्ट्रार, न्यायालय अपने रजिस्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं ही करेगा। रजिस्ट्रार अभी लिखवाया गया था निबंधक। अनुच्छेद 22 लिखिए, बस एक लाइन। न्यायालय का मुख्यालय, तो भाई कई बार तो बताया गया है कहाँ मुख्यालय है, तो हेग में। लिखिए न्यायालय का मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस, एक लाइन लिख लीजिए, हेग में है या हेग के पीस पैलेस। हेग कहाँ है, नीदरलैंड या हॉलैंड। हॉलैंड की एक और विशेषता है कि हॉलैंड ऐसा पहला देश है जिसने मर्सी किलिंग या सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु को मान्यता दी।
विश्व का पहला देश है हॉलैंड या नीदरलैंड जिसने मर्सी किलिंग या इच्छा मृत्यु कही है या सुख मृत्यु या और भी कहा जाता है यूथेनेसिया को मान्यता दी। तो आपका दोनों न्यायालय याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी मुख्यालय हेग में है और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय हेग में। ये एक दो माने आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से एक आता है। अगला लिखिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद आपका, एक सेकंड भाई, 22 हो गया ना, देख लें, छोड़ना भी है ना। नहीं, ये आपका 22 में लिखवा गया मुख्यालय। ये लिख लिया ना, जो मुख्यालय लिखवाया गया ये अनुच्छेद 22 में लिखवाया गया। अनुच्छेद 24 लिखिए, 24। हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन। हेडिंग डालिए प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन। दूसरी बात, इस भाषा में इसको लिखिए रूल अगेंस्ट बायस के नियम का पालन। रूल अगेंस्ट बायस, हिंदी में इसको कहा जाता है पक्षपात के विरुद्ध नियम। हिंदी में लिखिएगा पक्षपात के विरुद्ध नियम का पालन। और भी दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं अभिनत के विरुद्ध नियम का पालन। अभिनत कहा जाता है। इसका मतलब ये लिखिए यदि किसी न्यायाधीश का यदि किसी न्यायाधीश का कोई सदस्य यह समझता है कि यदि कोई न्यायाधीश यह समझता है कि उसे किसी विशेष मामले में भाग नहीं लेना चाहिए, उसे किसी विशेष मामले में भाग नहीं लेना चाहिए, तब वह इसकी सूचना न्यायालय के अध्यक्ष को देगा। पैराग्राफ अनुच्छेद 25 से आपका पूछा जाता है। लिखिए भाई सामान्यतः पूरा न्यायालय मिलकर किसी मामले की सुनवाई करेगा, यानी कि 15 जज। लिखिए अनुच्छेद 25, यहाँ कोरम लिख लीजिए, थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए। तो कोरम, कोरम को हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए कोरम को गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए सामान्यतः पूरा न्यायालय कार्य में लगा रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 15 जज हैं और 15 मिलकर क्या करें, सुनवाई। भाई पहला नियम तो यही निकला, पूरा आपका अमला लगा रहेगा, यानी कि 15 जज हैं
और 15 जज मिलकर क्या करें सुनवाई। जैसे कि आप इसको जोड़ सकते हैं, वर्तमान में आपका जो गोरखपुर में जघन्य कांड हुआ है और लगातार पुलिस सिस्टम पढ़ाया जा रहा है कि आज भी हम 1861 से गवर्न हो रहे हैं और अब समय आ गया है कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने अपना अलग पुलिस अधिनियम बना लिया, हमारे बाबा को अलग अधिनियम बना लेना चाहिए ताकि पुलिस की मनमानी और जो अधिकारों का हनन कर रही हैं इसको रोका जा सके। तो पूरा अमला लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 पुलिस वालों ने मनीष गुप्ता को मार दिया जान से, और पूरा अमला डीएम एसपी से लेकर सभी लोग ये दिखा रहे हैं कि ये तो पुलिस छापा मारी, ये भागे और गिर गए, नाक पर चोट लग गई और मर गए। मैंने बताइए, इतना सरासर झूठ। इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शरीर पर एकदम निशान है, मेडिकल रिपोर्ट है कि डंडे के निशान है, डंडे से मारा गया। और एसपी साहब जो चुतिया आदमी है आकर कह रहा है कि ये तो गिर गया और क्या लग गया नाक में। कम से कम इतना तो इज्जत बचाओ कि अपने विभाग को, अब तो सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से डीएम और एसपी ने पीड़िता पर दबाव बनाया कि भाई आप मुकदमा न करिए, न करिए, न करिए, जो आप कहेंगी सो होगा। बाल बच्चे हैं 6 पुलिस वालों के, तो क्या मनीष गुप्ता की बीवी और बच्चे नहीं थे? आप बताइए भाई, आप लॉ के स्टूडेंट हैं। इस मामले में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो से संज्ञान लेकर और कुछ सख्त दिशा निर्देश देना चाहिए, जैसे कि डीके बसु इत्यादि मामलों में दिया गया, ताकि भाई लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उसका कार्यपालिका हनन न करे। और अधिकारी आप देख ही रहे हैं, वायरल है वीडियो, डीएम का पूरा मीडिया दिखा रहा है। मैंने ऐसा समझा रहे हैं कि लग रहा है, तो कैसे ये लोग विभागीय कार्यवाही करेंगे आप सोच सकते हैं। पूरा अमला विभाग को बचाने में लगा है और मार, अब तो सीबीआई जांच का आदेश हो गया, बस डैमेज कंट्रोल के लिए हुआ कि कहीं अखिलेश बाबू आगे न बढ़ जाए, क्योंकि जाकर मिले भी और पैसा भी दिए और ये मुद्दा उठेगा। और एक बात और, मैंने अपराधी अपराधी होता है, जात बिरादरी से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, तो अलग बात है। आइए देखा जाए भाई, आगे इसमें बताया जा रहा था यानी कि पूरा न्यायालय आपका क्या रहेगा, 15 जज लगे रहेंगे। लेकिन आपका पूरा न्यायालय न भी लगा रहे तो ऐसी दशा में आपका छुट्टी ओट्टी पर भी लोग चले जाएं तो आपका 11 जज रहेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो कोरम होता है, यानी कि न्यायालय को जो चलाने का कोरम है, वह 9 जज हैं। यानी कि अगर 9 जज से कम हो गए तब न्यायालय गठित ही नहीं होगा और कार्य नहीं करेगा। तो लिखिए दूसरा भाई लाइन, दूसरी लाइन ये आपको लिखनी है कि सामान्यतः यह संख्या 11 से कम नहीं होगी। मैंने आपका 11 भी रहेंगे तो काम चल जाएगा, 15 न कार्य करें, छुट्टी उट्टी पर हैं। लेकिन ये तीसरा लाइन अति महत्वपूर्ण है, कोरम। लेकिन न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए, लेकिन न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए 9 न्यायाधीशों का कोरम पर्याप्त होगा। लेकिन न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए 9 न्यायाधीशों का कोरम पर्याप्त होगा। कोरम पूछ सकता है तो भाई 2 चीजें समान मिली, एक तो आपका कार्यकाल समान मिला, कितने साल, 9, और कोरम या गणपूर्त, यानी कि इस कोरम का मतलब ये हुआ कि न्यायालय गठित ही तब होगा
अपनी बैठक ही तब करेगा जब कम से कम 9 जज हो। याद रखिए, कोरम होता है, कोरम के अभाव में बैठक क्या हो जाएगी, स्थगित। तो इसको आप जोड़ सकते हैं भाई। एक तो सुप्रीम कोर्ट से हमें जोड़ना है, दूसरा संसद की कार्यवाही से। तो संसद की कार्यवाही में कोरम कितना परसेंट होता है आपका, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आपका 10% होता है। और आपका कह सकते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट में कोरम, तो कहीं कोरम तो नहीं लिखा है, लेकिन एक बात जरूर है कि 2 कंडीशन में कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेंगे। पहली कंडीशन है आपका कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या या निर्वचन, और दूसरा आपका सलाह देना। तो ये तो आगे लिखवा देंगे, क्योंकि भाई पुलिस एक्ट भी लिखवाना है ज़्यादा। देखिए, जो आपका शेड्यूल बता दिया जाए भाई, ये जो छूटा है आपका फिर अगले शनिवार को लिखवाया जाएगा। यानी कि आपका, क्योंकि आपका सोमवार से टीपीए अब शुरू कर दिया जाए, क्योंकि भाई यूपी जे भी आ जाएगी। तो सोमवार अभी लिखवाया जाएगा, 15 मिनट बाद आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। तो अभी आपका शेड्यूल फिर हम एक बार बता दें। जो मंडे से क्लास चलेगा आपका, तीनों क्लास कम से कम 1-1 घंटे का किया जाएगा, क्योंकि पहला क्लास 1.5 घंटे का चलता था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त हो। एक दिन और लिखवाया जाएगा 2 घंटा आपका अगले शनिवार को, क्योंकि आपका पुलिस एक्ट भी ज़रूरी है, ताकि लोग घर पर जाकर क्या करें। तो आपका सोमवार से टीपीए चलेगा पहले, उसके बाद आपका 10 बजे से एविडेंस चलेगा, और फिर 11 बजे से आईपीसी मंडे से। तो अभी आपका 15 मिनट ब्रेक रहेगा, फिर आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम आज, इसीलिए पहले ब्रेक दिया जा रहा है कि एक पूरा हो जाए, क्योंकि ये तो पूरा होना नहीं है अभी, ये अगले शनिवार लग जाएगा।